गुलमर्ग 16 श्रावण प्रातः 8 बजे। कमल। नींद से उठते ही सबसे पहले मेरी निगाह रात के पत्र पर गई है। रात में क्या खुराफात सी लिख गया। दिल में आता है वह पत्र फाड़ डालो। जी कुछ भारी सा है। कुछ लिखने की भी इच्छा नहीं होती। और इस तरह निश्चिष्ट भाव से यहाँ चुपचाप पड़े रहना तो आज मुझे सह्य भी नहीं हो सकता। तुम जानते हो ऊपर की 2 लाइनें लिखने में मैंने कितना समय लगाया है। पूरे 22 मिनट। इस समय दूसरा पत्र लिख सकना मेरे लिए असंभव है। चलो अब कहीं आवारागर्दी करने जाऊंगा। सायं 6 बजे। मेरा जी इस समय बहुत प्रसन्न है। मेरी टांगें, मेरा संपूर्ण शरीर बिल्कुल थकी हुई हालत में है। परंतु जी चाहता है कि मैं इस समय भी नाचूं, कूदूं और इधर-उधर दौड़ता फिरूं। मेरे हृदय में इस समय उत्साह का अंधड़ सा चल रहा है। मुझे मालूम है कि उसकी प्रतिक्रिया भी जरूर होगी। अपने जी के इस व्यर्थ उत्साह को बहकाने का मुझे इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं मिला कि सुबह का पत्र पूरा करने बैठ जाऊं। सांझ हो आई है। आज का सारा दिन मैंने सैर-सपाटे में काटा है। थोड़ी ही देर पहले घर वापस आया हूं। तुम्हारी चिट्ठी बीच में छोड़कर मैं एक मजबूत घोड़े पर सैर के लिए निकल गया था। यहाँ के सभी मार्ग मेरे जाने पहचाने हैं। इससे कोई मार्गदर्शक भी मैंने अपने साथ नहीं लिया था। मेरे निवास स्थान से करीब 8 मील की दूरी पर एक बड़ा पहाड़ी झरना है। इस झरने को यहाँ निगली नाला कहते हैं। मैं आज इसी निगली नाले तक गया था। खूब टेढ़ी मेढ़ी राह है। कहीं पहाड़ों के चक्कर हैं, कहीं घास से मढ़े मैदान, कहीं ऊंचाई नीनाई, कहीं पेंचदार मोड़ और कहीं घने जंगल। रास्ता क्या है, उबड़-खाबड़ सी एक पगडंडी है। पर मैंने अपना घोड़ा खूब निश्चिंती के साथ दौड़ाया। ऊपर असंख्य पक्षियों का मधुर कलरव था। राह के दोनों ओर फूल पत्तियां थीं। हवा में सुगंध थी। आसमान में सूरज बादलों के साथ आँख मिचौली खेल रहा था। कभी सर्दी बढ़ जाती थी और कभी हल्की हल्की धूप निकल आती थी। शीघ्र ही मैं निगली नाले पर पहुंचा। झरने के दोनों ओर घना जंगल है। बीच में बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हैं। एक एक चट्टान सैकड़ों हजारों टन की होगी। झरने का स्वच्छ जल इन भीमकाय चट्टानों से टकराकर शोर मचाता है, फिसलता है और फिर उछल-उछल इन्हें गीला करता है। झरने की शीतलता, झाग, सफेदी और शोर ये सब निरंतर बने रहते हैं। सदा ताजे, सदैव उत्साहपूर्ण। घोड़े को घास चरने के लिए खुला छोड़कर मैं 2-3 घंटों तक झरने की चट्टानों पर स्वच्छंदतापूर्वक कूदता फांदता रहा। अपने कैमरे से इस झरने के मैंने अनेक फोटो भी लिए। खाया, पिया और उसके बाद वापस लौट चला। वापसी में मैंने अपने घोड़े को सपट नहीं दौड़ाया। राह के दृश्यों ने मेरा संपूर्ण ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, अतः घोड़े पर मैंने किसी तरह का शासन नहीं किया। वह आज़ादी के साथ चाहे जिस चाल से चलता रहा। सहसा सामने की ओर से मुझे एक चीख सी सुनाई दी। मेरी तन्मयता भंग हो गई। मैंने देखा सामने के मैदान में एक घोड़ा बेतहाशा दौड़ा चला जा रहा है और उस पर एक स्त्री सवार है। घोड़े की जीन को लेटी हुई सी दशा में कसकर पकड़े हुए वह नारी सहायता के लिए भरसक चिल्ला रही थी। उसी निगाह में मुझे यह भी दिखाई दिया कि पगडंडी पर 3-4 अन्य घुड़सवार भी मौजूद हैं। सबकी सब लड़कियां ही। वे सब असमर्थों का सा भाव धारण किए अपने कश्मीरी कुलियों को वह घोड़ा पकड़ने का आदेश दे रही थीं। एक ही क्षण में मैंने अपना घोड़ा उसी ओर दौड़ा दिया और शीघ्र ही उस स्त्री सवार के निकट जा पहुंचा। अपने घोड़े पर से कूदकर मैंने उस घोड़े की लगाम पकड़ ली। फिर वही आंखें। मैं सहसा घबरा सा गया। मुझे यह भी नहीं सूझा कि मैं क्या कहकर उस कन्या को आश्वासन दूं। मगर मेरी घबराहट की ओर उसका ध्यान नहीं गया। वह स्वयं ही बहुत अधिक संकटापन्न दशा में जो थी। पहले उसी ने मुझे धन्यवाद दिया। मालूम होता है उसने मुझे पहचाना नहीं। धन्यवाद देकर उसने शीघ्रता से कहा, बड़ा नटखट घोड़ा है। मैं पहले ही कह रही थी कि मैं इस पर सवार न होऊंगी। उसकी आवाज में अभी तक भय की कपकपी थी। मैंने कहा, आपने बड़ी हिम्मत दिखाई है। घोड़े की इतनी तेजी हो जाने पर भी आप गिरी नहीं। वह इस पर लजा सी गई। उसने कहा,
मैं घुड़सवारी तो क्या जानूं। सुना था इधर के घोड़े बहुत सीधे होते हैं। इसी समय उसके साथ की अन्य लड़कियों और घोड़े वाले कुली भी वहां आ पहुंचे। घोड़े की लगाम अभी तक मेरे हाथों में थी और लड़की भी अभी तक घोड़े की पीठ पर ही थी। एक कश्मीरी ने लगाम अपने हाथों में थाम ली और दूसरे ने जीन को संभाला। वह लड़की नीचे उतर आई। उसके साथ की सब लड़कियों ने मुझे धन्यवाद दिया और मैंने कहा कि इसमें धन्यवाद की बात ही क्या है। उन्होंने मुझसे पूछा, आप किस जगह ठहरे हुए हैं? मैंने अपना पता बता दिया। मेरे निवास का पता सुनकर जैसे उस लड़की ने मुझे पहचान लिया। उसके मुंह से हठात निकला, ओहो। परंतु उसी क्षण अपने को पूर्णतः संयत करके उसने बड़ी शांति के साथ कहा, मैं समझ गई। इसके बाद 2-4 मामूली सी और बातें भी हुई और तब वे लोग निगली नाले की ओर बढ़ गए। जाते हुए वे कल प्रात के लिए मुझे अपने यहाँ चाय के लिए निमंत्रित भी करते गए। उस नटखट घोड़े की रास अब एक कश्मीरी के हाथ में थी। वे सब घोड़े अब बहुत धीमी चाल से जा रहे थे और वह घोड़ा सबसे पीछे कर दिया गया था। मेरी नज़र अभी तक उसी ओर थी कि कुछ ही दूर जाकर उस लड़की ने पीछे की ओर घूमकर देखा। अचानक एक बार पुन मेरी और उसकी नज़र मिल गई। ओह, फिर वही निष्पाप लज्जाभरी स्वच्छ आँखें। भाई कमल, मुझे नहीं मालूम कि वे लड़कियां कौन हैं। सभी नवयुवतियां हैं। मेरा अनुमान है कि उनमें से अभी तक किसी का विवाह नहीं हुआ है। मैं उनमें से किसी का नाम भी नहीं जानता। मकान का पता देने के लिए केवल एक पुरुष का नाम ही उन्होंने मुझे बताया है। मैं यह नहीं जानता कि वे आपस में बहनें हैं, सहेलियां हैं, एक साथ पढ़ने वाली हैं या रिश्तेदार हैं। मुझे कुछ भी नहीं मालूम। परंतु एक बात मैंने अच्छी तरह देख ली। वह यह कि उस लड़की के गे हुए चेहरे में असाधारणता जरा भी नहीं है। उसकी आंखों में, पलकों या भौहों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके संबंध में कवि लोग बड़ी बड़ी उपमाएं खोज खोज कर दिया करते हैं। फिर भी उसकी निगाह में कुछ है। क्या है यह मैं नहीं कह सकता, मगर कुछ है जरूर। बाहर अंधेरा हो गया है। सर्दी भी अब अनुभव होने लगी है। अतः प्रणाम। अभिन्न। सशून्य।